हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिनमें से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो आरएस हो, पटवार हो, एलडीसी हो, पुलिस हो, ग्राम सेवक हो, या चाहे रीट की कौन सी भी वैकेंसी हो, उनमें से 2-3 क्वेश्चन जो है आराम से आ जाते हैं। और वो किस टाइप से आते हैं, ये जो राष्ट्रपति का जो हमारा जो टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज इसी पर ही हम जो है आराम से बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो एक भारत का सर्वोच्च पद होता है, महामहिम राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक प्रधान जो हमारे होते हैं। अगर हम देखें दोस्तों कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं, जो भारत का जो कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका का एक प्रमुख होते हैं, लेकिन अगर देखी जाए तो नाम मात्र का प्रमुख होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं, ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन इसका जो वास्तविक प्रमुख की अगर बात करें कि इसका जो वास्तविक प्रमुख है, ये वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख दोस्तों इसमें होते हैं प्रधानमंत्री। जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ये कार्यपालिका के जो होते हैं वास्तविक प्रमुख होते हैं। क्योंकि जब राष्ट्रपति को सारी शक्तियां तो प्राप्त होती है, लेकिन वो जो सारी शक्तियों का जो निर्वहन है या जो परमिशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो करते हैं। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हो गया। हमारे भारत के जो संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका के प्रमुख है महामहिम राष्ट्रपति जी। कहने को तो ये वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। हमारे राज्य के ही नहीं, लेकिन पूरे भारत के जो है वो प्रमुख कौन होते हैं, ये राष्ट्रपति जी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, कि कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी शर्तें क्या होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, और जब भी जो ये शपथ लेते हैं, ये किसकी शपथ लेते हैं, इनकी शक्तियां जो इनके पास में कितनी सारी पावर्स होती हैं। आप देखना कि इनके पास में, जो राष्ट्रपति के पास में बहुत सारी शक्तियां होती है, जो इसलिए जो है राष्ट्रपति भारत का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, या हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। और अगर हम शुरुआत करें दोस्तों राष्ट्रपति से, जो कार्यपालिका का हेड होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें मैंने कहा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, इनके एक एक बारे में जो है इनका अलग से एक टॉपिक लेंगे और उन पर आराम से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वही हम करने जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे यहाँ पर कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम। किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का, भले ही कैसा भी क्वेश्चन हो, हम सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इनमें क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राष्ट्रपति से। जो भारत के राष्ट्रपति जो हैं, अगर वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो रामनाथ कोविंद जी है, वो 14वें राष्ट्रपति जी हैं। और अगर हम देखें कि कौन से अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो फ्रेंड्स आइए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो कहता है वो ये कहता है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा। सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की समस्त जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, उसका जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पास में जितनी भी सारी शक्तियां हैं, चाहे वो वीटो पावर्स की अगर बात करें या जो न्यायिक शक्तियों की बात करें, किसी की नियुक्ति से संबंधित शक्तियों की अगर बात करें, तो वो सारी की सारी जो है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। अनुच्छेद 54 कहता है
निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति तो होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति को चुनने के लिए राष्ट्रपति कौन होगा उसके लिए निर्वाचन होगा। निर्वाचन होने के लिए क्या होता है कि कुछ सदस्यों की आवश्यकता होती है जो कि चुनाव करें या उसमें जो है अपना मतदान करें। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, अर्थात जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेंगे उनकी बात कही गई है। तो निर्वाचक मंडल से यहाँ पर आशय है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, वो कहलाता है निर्वाचक मंडल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर घबराइए मत, अपन जो है जो सभी जो अनुच्छेद हैं इन सब के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि निर्वाचक मंडल क्या होता है, इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य कौन से राज्यसभा के, कौन से लोकसभा के, विधानसभा से कितने सदस्य आते हैं, सब कुछ जो है वो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो घबराइए मत, जुड़े रहिए हमारे साथ में। अनुच्छेद 55 कहता है कि सही है कि निर्वाचक मंडल होगा। तो निर्वाचक मंडल किसके लिए होगा, चुनाव करवाएंगे तब। तो चुनाव करवाएंगे तो उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से जो है वो निर्वाचन होगा और इसमें किस प्रकार से कोई भी जो है वो भाग ले सकता है, उसकी बात कही गई है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 कहता है कि ठीक है राष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल की बात करता है कि उनका टाइम पीरियड, कि एक जो राष्ट्रपति बनता है वो कितने समय तक जो है वो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। तो वो कार्यकाल की बात हम जो है अगर देखें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन की राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अर्थात वो 5 वर्ष जो है वो पूर्ण कर लेता है, तो उसके बाद में वो वापस से अगेन अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति के पद का, तो उसके लिए जो है वो चुनाव लड़ सकता है, अर्थात वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात इसमें देखें कि एक व्यक्ति कितने ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये पुनर्निर्वाचन में जो है अनुच्छेद 57 में ये बात कही गई है कि एक व्यक्ति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद में वापस से चुनाव लड़के राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, ये उसकी क्वालिफिकेशन, ये उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। और उसकी योग्यता कौन कौन सी है वो अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। एक भारत का राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक, जो सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है इंडिया में, सबसे बड़ी पोस्ट, इससे बड़ी कोई भी पोस्ट नहीं है, वो राष्ट्रपति की पोस्ट है। और उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एक आम नागरिक भी जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो उन सब की बात जो है वो अनुच्छेद 58 में कही गई है। और वो योग्यता क्या होगी वो आगे जो है अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि इनकी शर्तें क्या होगी, जो भी राष्ट्रपति बनेगा उनकी क्या शर्तें होंगी, वो अनुच्छेद 59 में बताया गया। अनुच्छेद 60 सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है उनका जो कार्यकाल जो स्टार्ट होता है, जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, वो कब से कब तक होता है, जब से वो चुनाव लड़ने की सोचता है तब से, या तब से वो शपथ ग्रहण करता है, अर्थात वो पद ग्रहण करता है, तब से उसका कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखें अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 60 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग के नाम से जानी जाती है, जिसको महाभियोग कहा जाता है। अब महाभियोग में क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जो होता है
फ्रेंड्स वो शपथ लेता है संविधान की रक्षा की। संविधान की रक्षा की शपथ जो है वो लेता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान पर अतिक्रमण करता है या संविधान के साथ में किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ करता है तो उसको हटा सकते हैं। ये भी जो है अनुच्छेद 61 में महाभियोग के नाम से उल्लेखित है। अनुच्छेद 71 कहता है कि जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मध्य अगर चुनाव को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट में नहीं जाकर के ये जो मामला है वो कहां पर जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अनुच्छेद 72 कहता है समाधान की शक्तियों की बात करता है कि राष्ट्रपति के पास में बहुत सारी समाधान की शक्तियां होती है। वो कौन कौन सी होती है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 77 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास में देश की जो समस्त जो शासन संबंधित जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात वो जो शासन संबंधित जितनी भी जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, थल सेना, वायुसेना और जो है नेवी है, उनकी जो मतलब तीनों सेनाओं के जो प्रमुख जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम देखें इनको याद करने का तरीका, अगर इनकी ट्रिक की अगर बात करें तो सीधी सी सिंपल है और आप भी जो है वो मतलब किसी भी कहानी के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किसी ने कह दी अनुच्छेद 52 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा तो उसके पास में क्या क्या होगी, कुछ ना कुछ पावर्स तो होगी, तो वो कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित तो है कि ठीक है कि एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है उसको जो है उसका जो चुनाव होगा उनमें कौन कौन भाग लेगा ये कौन तय करेगा। तो ये निर्वाचक मंडल जो है ये तय करेगा कि हम जो है किस प्रकार से कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सदस्य चाहिए, तो वो निर्वाचक मंडल में आएगा कि सदस्य आगे कि ये सांसद और जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, आपने सोच तो लिया कि चुनाव करवाएंगे, लेकिन चुनाव कैसे करवाएंगे, कौन सी विधि के द्वारा जो है आप चुनाव करवाओगे वो कौन सी है, तो निर्वाचन प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अगर हमने निर्वाचन करवा लिया, कोई भी व्यक्ति जो है वो जीत गया, लेकिन उसका कार्यकाल कितना होगा, जीत गए तो उसका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल की बात आती है, ठीक है। उसका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद में क्या एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो पुनर्निर्वाचन की बात करता है कि बिल्कुल एक व्यक्ति राष्ट्रपति के अगर है और उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में जो है वो वापस से चुनाव लड़के राष्ट्रपति बन सकता है। बन तो सकता है, लेकिन कैसे बनेगा, उसकी योग्यता क्या क्या है, चुनाव लड़ने के लिए उसकी योग्यता क्या क्या है वो अनुच्छेद 58 में बताया गया है। योग्यता के साथ में उसकी शर्तें क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर दोबारा अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसकी योग्यता क्या है, उसकी शर्तें क्या है, वो 58 में वो योग्यता और 59 में शर्तों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। शर्तें पूरी कर ली, उसकी योग्यता भी सही है और शर्तें पूरी कर ली, उसके बाद में चुनाव जीत गया वो, उसके बाद में जो है वो शपथ लेगा, राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के लिए वो शपथ लेगा और वो संविधान की रक्षा की शपथ लेगा, तो वो अनुच्छेद 60 में उसका उल्लेख है। अगर शपथ तो ले ली उसने, शपथ लेने के बाद में उसने जो है वो अपना पद ग्रहण कर लिया, अपनी कुर्सी जो है वो उसने फिक्स कर ली, संभाल ली, तो उसके बाद में क्या होगा, वो बहुत सारे अगर काम करेगा, अगर उसके साथ में ही संविधान की अगर उल्लंघन करता है वो किसी भी प्रकार का, तो उसको हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका उल्लेख 61 में किया गया है। 71 में महाभियोग की प्रक्रिया होगी, तो महाभियोग की प्रक्रिया जैसे ही होगी तो उसमें कुछ ना कुछ विवाद तो उत्पन्न होगा, विवाद होगा तो वो विवादों का जो निपटारा है वो कहां पर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। विवाद होगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एक को सजा सुनाएगा और दूसरे को जो है माफ करेगा, तो वो समाधान की शक्तियां, उसको माफ करेगा, उसको क्षमा करेगा, तो वो शक्तियां जो है वो 72 में निहित है। जिस व्यक्ति को जो है
माफ कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में वो व्यक्ति अपने आप को पावरफुल समझने लगता है और वो कहता है कि सारे जो शासन संबंधित जो शक्तियां हैं वो मेरे में ही निहित है, अर्थात राष्ट्रपति में निहित है। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स इनको याद कर सकते हैं। इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन उठा सकता है, कार्यकाल के बारे में पूछ सकता है, वो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, कौन से अनुच्छेद में है वो